ओके, शुरू करते हैं अपनी क्लास। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा टॉपिक चल रहा था और लास्ट क्लास में काफी सारे कंसेप्ट हमने पढ़ रखे हैं। बेसिक जितने भी इसके चीजें तो सारी चीज पढ़ रखे थे। कुछ क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया था जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले एक बार मैं रिवाइज करवा दूं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले मैंने बताया किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है। कहने का मतलब किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप इस फॉर्म में व्यक्त करके लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, जहां पर ए बी सी के मान भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पे आधारित मैंने काफी सारे क्वेश्चन बताए थे आपको। साथ ही ये भी बताया था कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होगा, अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होगा, अपरिमित रूप से अनेकों हल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी इस टाइप से पूछा था कि एक समीकरण देके पूछा कितना हल होगा, तो आपने बोला अनगिनत हल होंगे सर। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी कर रखा है। आपको चेक करने के लिए भी सिखाया कि अगर हमारे पास एक समीकरण दे दिया जाए, कुछ बिंदु के फॉर्म में हल दे दिए जाए, कोई भी बिंदु अगर मैं लिख रहा हूँ ए बी के फॉर्म में, तो आपको क्या पता है कि जो पहला लिखा हुआ है ये एक्स का मान को रिप्रेजेंट करता है, जो बाद में लिखा गया है वाई के मान को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ एक 8, तो आप कहोगे सर एक्स का मान 1 है और वाई का मान 8 है। तो यहां से आप कह सकते हो सर एक्स का मान 1 और 8 वैल्यू पुट कर देंगे और चेक करेंगे कि ये LHS RHS के बराबर है कि नहीं। ये भी क्वेश्चन हमने कर रखा है कि यहाँ पर हमने चेक किया था कि इसमें से कौन सा हल नहीं है। तो आप किसी भी बिंदु को पुट करके देखोगे कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। अगर बराबर आएगा तो हल होगा, अगर LHS RHS के बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे वो हल नहीं होगा। ठीक है, यही छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। हाँ, सी हल नहीं होगा, ये तो क्वेश्चन तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही रखा है, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ क्या क्या चीज हमने किया है। ठीक है, चलिए। उसके बाद एक समीकरण देकर आपसे पूछा जाता है कि इसके 4 हल बताइए, 5 हल बताइए, 2 हल बताइए, है ना, अलग अलग टाइप से। तो इसमें मैंने क्या बताया कि एक्स के अलग अलग मान आप रखते जाओ और वाई के अलग अलग मान आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, या वाई के कुछ मान रख दो और वहां से एक्स का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्स और वाई का मान मिलता है वही हमारा हल होता है। अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि एक हल हमारा एक्स का मान 5 और वाई का मान 8 आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 8 हल है। ठीक है, ये होगा नहीं, मैं रैंडम बता रहा हूँ। तो अगर इस टाइप से आता है तो मैं कह रहा हूँ 5 8 हमारा हल होगा। इस टाइप से हम लोग लिखते थे। ठीक है, तो इसके जितने हल पूछे जाएंगे उतने हल निकाल लेंगे। ये भी हमने लास्ट क्लास में कर रखा है, ऐसे क्वेश्चन भी किया था। इसके बाद एक क्वेश्चन हमने ये किया था कि यदि x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण का हल है तो k का मान बताइए। इसका बेसिक फंडा यही बताया था कि आपको क्या करना है, जो भी मान दिए गए हैं उस वैल्यू को इस समीकरण में पुट कर देना है, उसको सॉल्व करना है, के का मान निकल जाएगा। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन इससे भी आधारित किया था। तो 5 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में कवर कर रखा है। ठीक है, अगला कंसेप्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं, ग्राफ। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, यही हमें आज सीखना है कि 9x प्लस 7y बराबर 63 का आलेख खींचिए, मतलब ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कीजिए। चलो, ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करने के पहले कुछ कंसेप्ट समझिए। कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण मैं लिख दूं, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण लिखा हुआ, ठीक है, अगर इसको आप ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी यह एक सरल रेखा, या कह सकते हो यह एक सीधी लाइन होगी। ठीक है, तो कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक सरल रेखा को, स्ट्रेट लाइन को। तो अगर मैं बोलूं कि आप 5x माइनस 2y बराबर 13 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्या ये एक सीधी रेखा होगी? माइक ऑन है, रिहान खान के नाम से जो बच्चे हो, माइक ऑन है। तो 5x माइनस 2y बराबर 13 जो है, क्या यह स्ट्रेट लाइन होगा? बताइए, क्योंकि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण तो एक सीधा लाइन होगा, है ना, सरल रेखा होगा। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। जैसे समझिए, इस टाइप का ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा होगा। यहाँ पर दो लाइन होते हैं, एक लाइन में ऐसे बना रहा हूँ और एक लाइन में ऐसे बना रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, यानी एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर कहते हैं, खड़ी पड़ी कह सकते हो।
जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको आप कैसे हो सर, ये एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स एक्स डैश लिखते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई वाई डैश लिखते हैं, ठीक है। ये जो हमारा है इस वाले को ओरिजिन करते हैं, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काट रहे हैं इसको मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 0, ठीक है। चलिए यहां पर आप क्या करोगे, देखो जीरो के दाएं तरफ इसको आप कहते हो सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव वाई एक्स एक्सिस। इस वाले को क्या बोलोगे सर, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड। इस वाले को हम क्या कहेंगे, वाई का पॉजिटिव एक्सिस, वाई का पॉजिटिव साइड। और इसको क्या कहेंगे इधर, वाई का नेगेटिव साइड, वाई नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ये चार चीज समझ में आया कि कहां पर एक्स का पॉजिटिव है, कहां एक्स का नेगेटिव है, कहां वाई का पॉजिटिव है, कहां वाई का नेगेटिव है, ठीक है। तो इस पे अगर मैं नंबर लिखना चाहूँ तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ 1, यहां पर लिख रहा हूँ 2 3, मतलब ये इकाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई 6 यूनिट 7 8, है ना, कुछ इस तरीके से कुछ बिंदु मैंने बना दी, ठीक है, 8 9। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में बढ़ू, जीरो के लेफ्ट साइड इधर जाऊं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1, यहाँ पर लिखोगे माइनस का 2, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस का 2, यहाँ पर आप लिखोगे -3 क्योंकि नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, -4, यहाँ लिखोगे -5, यहाँ पर -6। ये समझ में आया, ये क्लियर है, ठीक। अब ऊपर में आप y का पॉजिटिव लिखोगे ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लिखेंगे हम, तो यहाँ पर लिखोगे 1, यहाँ पर लिखोगे 2, यहाँ 3, यहाँ पर लिख रहा हूँ 4, यहाँ 5, यहाँ पर 6। और इस तरीके से नीचे में आप नेगेटिव नंबर को लिखते हो, तो आप बोलोगे सर ये नेगेटिव वाई एक्सिस है नीचे में, तो आप बोलोगे सर यहाँ से स्टार्ट करेंगे -1 -2 -3 -4 -5। चलो यहाँ पर दो तरीके से आपको सीखना है, अगर मैं कोई पॉइंट बना दूं तो उसका निर्देशांक लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर मैं कोई पॉइंट दूं आप उसको कहां पर रिप्रेजेंट करोगे, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं इस वाले बिंदु को, यहाँ पर एक बिंदु P में बना रहा हूं, ठीक है, इस बिंदु का निर्देशांक आपको लिखना है, इसका कोऑर्डिनेट लिखना है। तो आप बोलोगे सर ये कोऑर्डिनेट अगर मुझे लिखना है तो पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हो फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखोगे, पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। तो पहले एक्स निर्देशांक लिखने के लिए आप यहाँ से एक्स एक्सिस को देखिए नीचे की तरफ, तो एक्स एक्सिस देखोगे तो कितना दिख रहा है आपको, यहाँ से लंब डाल दो, तो यहाँ से अगर मैं लंब डालूं तो क्या यहाँ पर मुझे 4 दिख रहा है, क्या नीचे में मुझे 4 दिख रहा है पॉजिटिव। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो एक्स निर्देशांक होगा इस बिंदु का 4 होगा, ठीक है, एक्स निर्देशांक 4 होगा। इस बिंदु का वाई निर्देशांक कितना होगा, तो यहाँ से आप वाई एक्सिस देखिए, वाई एक्सिस पे मुझे यहाँ पर भी 4 दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये जो बिंदु है ये 4 4 है। ये समझ में आया, बताइए। अगर मैं इस वाले पॉइंट का एक मैं पॉइंट यहाँ पर बना रहा हूँ, इस पॉइंट को देखिए, यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ Q। क्या आप बिंदु Q का कोऑर्डिनेट बता सकते हो कि x कितना होगा और y कितना होगा, इस बिंदु का आप x निर्देशांक और y निर्देशांक बता सकते हो, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर मैं x निर्देशांक की बात कर रहा हूँ तो आप x एक्सिस को देखो यहाँ से इस साइड में, ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे दिख रहा है 8, ठीक है, इस बिंदु को आपने देखा यहाँ पर 8 दिख रहा है, तो ये हमारा 8 हो गया। y को देखिए यहाँ से, तो आप बोलोगे सर y को देखा तो यहाँ दिख रहा है -3, तो आप बोलोगे सर ये हमारा -3, तो ये बिंदु है 8 -3। क्लियर है, x में 8 y में -3। चलिए अब अगर मैं कोई बिंदु दे दूं तो आप कोऑर्डिनेट तो लिख लोगे। अब अगर मैं कोई पॉइंट दूं और उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, चलिए अगर मैं कोई बिंदु दूं आप बताना कि कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है। हमें रिप्रेजेंट करना है एक पॉइंट 25 को, ठीक है, बिंदु 25 को। मैं बोल रहा हूं क्या ये वाला बिंदु 25 है, बिंदु P। मैं कह रहा हूं यहां पर क्या Q, मैं कह रहा हूं R, या मैं यहां लिख रहा हूं S। कौन सा हमारा बिंदु 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलोगे सर x में 2 होना चाहिए और y में 5 होना चाहिए, ठीक है।
तो आप इस वाले बिंदु को Q को देखिए, तो Q को बोलोगे सर यहाँ से मुझे दिख रहा है x, मतलब y से जो दूरी होता है वो x एक्सिस होता है, मतलब x कोऑर्डिनेट होता है। तो आप बोलोगे सर इतना दूरी x, ये हमारा 2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। यहाँ देखो नीचे, यहाँ पर मुझे आपको दिख रहा है 2, और इस वाले को देखोगे तो 5, तो आप कहोगे सर ये बिंदु 5 है, मतलब Q वाला जो है ये 2 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया? तो आप मैं कोई भी पॉइंट दे दूं तो उसको आप रिप्रेजेंट कर लोगे। चलिए अभी मैं इसी ग्राफ पेपर पर कुछ पॉइंट और आपसे रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ। चलो मुझे बताओ, अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो -3 0, -3 0 कहां पर होगा? तो आप बोलोगे सर x में नेगेटिव -3, y में 0, मतलब आप बोलोगे सर ये वाला पॉइंट, इस वाले को आप कहोगे ना -3 0, बिंदु P को, इसको जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये क्या हमारा -3 0 है, ये वाला बिंदु हमारा -3 0 है, x में -3, y में 0। ठीक है, अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है 0 5, 0 5 कहां पर होगा? x में 0 और y में 5 इकाई, मतलब y एक्सिस पे 5 इकाई दूरी चाहिए, तो y एक्सिस पे 5 इकाई दूरी मतलब ये वाला पॉइंट, तो इस वाले बिंदु को आप बोलोगे सर 0 5। ये क्लियर है? ठीक है, x में 0, y में 5। अगर मुझे जाना है 7 0, मुझे बताइए क्या बिंदु A होगा या बिंदु B होगा? बिंदु A होगा या B होगा? 7 0 को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो बी होगा, है ना? आप बोलोगे सर बी होगा, एक्स में पॉजिटिव है ना, तो इस सब पॉजिटिव होता है, ये सारी चीजें भी बता रहा था। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक्स में पॉजिटिव, वाई में 0 है। ठीक है, अगर मैं बिंदु ए के बारे में पूछूं तो इसको बोलोगे सर ये क्या है, एक्स में -7 और वाई में 0, ये -7 0। तो कोई भी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर लोगे, किसी भी बिंदु को मैं रिप्रेजेंट करने बोलूँ तो कर लोगे। ठीक, चलिए तो अगर इतना आपको पता है, अब हम लोग सीखते हैं किसी भी, अगर दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहे, दो चर वाला रैखिक समीकरण रहे, उसको हम लोग कैसे ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, 7x 9x प्लस 7y बराबर 63 का आलेख खींचिए। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास 4 नंबर का। आप क्या करोगे, इसके दो हल निकालोगे। 9x प्लस 7y, सिंपली आपको क्या करना है, इसके इस समीकरण के दो हल निकालने हैं। पहले स्टेप में क्या करोगे, दो हल निकालोगे, उसके बाद उन दो हलों को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट के फॉर्म में, फिर उन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, हमारा लाइन बन जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा आएगा, सीधी लकीर आएगी, क्योंकि कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण सरल रेखा को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, मैं ग्राफ पेपर ही ले रहा हूं पहले। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या था आपके सामने, 9x प्लस 7y बराबर 63, 9x प्लस 7y बराबर 63। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, जब x का वैल्यू मैं रख रहा हूं, x का वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं, तो मुझे बताइए y का वैल्यू कितना आएगा? 9 इंटू 0, एक्स का मान मैं 0 रख रहा हूं, 7 इंटू वाई बराबर 63। मुझे आप लोग बताओ कि y का वैल्यू कितना आ रहा है यहां से, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 63/7। यानी हम कह सकते हैं क्या y का वैल्यू 9 आया? मतलब हम कह सकते हैं क्या, जब आपने सर x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 9 आया। एक हल हमारा 0 9 आ गया, एक हल हमारा 0 9 आया। अब एक हल और निकालेंगे, हमेशा कितना हल निकालना है, दो हल निकालना है। आप बोलोगे सर यदि हम x का वैल्यू या अब y का वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर मैं सर y का वैल्यू इस बार 0 डाल दूं, जब y का वैल्यू 0 हो जाएगा तब क्या होगा, 9x प्लस 7 इंटू वाई, 7 इंटू 0 बराबर 63। यानी हम कह सकते हैं सर 9x का मान 63 आ जाएगा और x का जो मान आ जाएगा 63/9, यानी 7 आ जाएगा। तो इसका हल क्या होगा मुझे बताइए, मैं 0 7 लिखूं या 7 0 लिखूं, कौन सा हल होगा आपका? ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है? इस ये जो मैंने सॉल्व किया इससे हल क्या आएगा, 0 7 नहीं आएगा, 7 0 आएगा। देखो पहले x का मान लिखते हैं, भले मैंने y का मान डाला है यहाँ पर, तो पहले x लिखोगे ना, तो पहले x लिखोगे फिर y लिखोगे, तो पहले 7 फिर 0, तो हल क्या होगा हमारा 7 0। तो आप बोलोगे सर दूसरा हल जो आया हमारा 7 0 आया। ठीक है, 7 0,
तो एक हल आया हमारा 09, एक हल आया 70। मतलब जो भी लाइन आप बनाना चाह रहे हो वो 09 और 70 से होकर गुजरेगी, है ना। 09 और 70 से होकर ही गुजरेगी हमारा लाइन। तो आपको क्या करना होता है, एक चार्ट बना दीजिएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से चार्ट बनाइएगा, और इस चार्ट का मतलब क्या है ये भी मैं अभी समझा दे रहा हूं आपको। यहां पर आप लिखना, सर एक्स, ऊपर में एक्स लिख दिया और नीचे में वाई लिख दिया। मुझे बताओ, जब आपने एक्स का मान 0 रखा था तो वाई का मान कितना आया था? जब एक्स का मान 0 रखा था वाई का मान कितना आया था? वाई का मान आपका 9 आया, ठीक है। अब मुझे बताइए, जब आपने वाई का मान 0 रखा था तो एक्स का मान कितना आया था? जब आपने वाई का मान 0 रखा तो एक्स का मान 7 आया। अब इस चार्ट को मैं देख के अपना ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ग्राफ पेपर इतना तो आपको, एक ब्लैंक जो आपका पेपर आता है स्कूल मतलब एग्जाम वाला, उस पर सॉल्व करोगे, बाकी चीजें आप ग्राफ पेपर पर करोगे। चलो, ये चार्ट आपको दिख रहा है 0970। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दो लाइन बना रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस है, एक हमारा वाई एक्सिस है। इस पे मैं नंबरिंग कर रहा हूँ। आपको पता है नंबरिंग कैसे करते हैं, ये जी ऑरिजिन है, यहाँ पर 0 रहेगा। उसके बाद मैं 1 लिख दे रहा हूँ। चलो, इसको मैं और जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा, तो अभी क्लियर है। लेकिन इतना जूम करूंगा तो फिर आपको दिखे, मतलब सारा आ नहीं पाएगा इसमें, ठीक। इतना मैं दिख रहा है ना सभी को, सारी चीज दिख रही है जो मैं लिख रहा हूँ? इस साइज पे दिख पा रहा है? ठीक है, दिख रहा है तो ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमें 9 चाहिए था, एक लाइन मैंने ज्यादा बना दिया, 9, 10। यहाँ पर आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा देखो, यहाँ पर नेगेटिव आप बना सकते हो, लेकिन नेगेटिव की कोई हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कभी भी हमको नेगेटिव नंबर दिख नहीं रहा है ना, कहीं पर भी नेगेटिव नहीं दिखा। तो आप नेगेटिव अगर नहीं भी बनाओगे, -1 -2 नहीं भी लिखोगे तो कोई भी प्रॉब्लम है नहीं, है ना। आपको सिर्फ इस वाले पार्ट की भाग इसके काम है ना। तो आप बोलोगे सर एक बिंदु मुझे दिख रहा था 09, तो मुझे बताइए 09 कहाँ पर होगा? आप रिप्रेजेंट कर पाओगे 09 कहाँ पर है? एक्स में 0, वाई में 9। तो क्या हम कह सकते हैं सर बिंदु 09 कुछ हमारा यहाँ पर होगा? इस वाले बिंदु को हम कह सकते हैं 09, जो अभी मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये वाला बिंदु हमारा 09 होगा। बताइए, एक्स में 0, वाई में 9 इकाई दूरी ऊपर, है ना, वाई में 9 यूनिट ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा सॉल्यूशन? 70। 70 क्या है? एक्स में 7, वाई में 0, मतलब 70 क्या ये वाला पॉइंट होगा जिसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 70, ठीक है। तो 2 पॉइंट हमें मिल गए। अब 2 पॉइंट मिल गया तो बस इसको आपको क्या करना है, स्केल लगाना, और देखो स्केल का यूज करना है ना, ग्राफ में हमेशा स्केल का यूज करना है। तो आप बोलोगे सर इन दोनों को मिला देंगे और यही हमारा लाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना सॉल्व करने के बाद तीर का निशान लगाना जरूरी है, क्योंकि आप लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। दूसरा चीज यहाँ पर आप लिखना जरूर कि ये आपके कौन से इक्वेशन को आपने रिप्रेजेंट किया है। तो आपका 9x + 7y = 63 है ना, तो यहाँ पर लिख देना 9x + 7y = 63। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये समझ में आया? इतना क्लियर है? ऐसे कर लोगे, ठीक। और ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक इक्वेशन लिखा गया है 5x - 4y -20 = 0, ठीक है। इसका आपको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपने देखा कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, डेफिनेटली ये क्या होगा, एक सीधी लकीर होगी, सीधी रेखा होगी, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से लिखा 5x - 4y = 20। पहला स्टेप में ऐसा लिखा 5x - 4y = 20। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दो सोल्यूशन लिख रहा हूँ, इसका दो हल निकाल रहा हूँ। पहला हल, जब x का वैल्यू मैंने 0 रख दिया, x का वैल्यू अगर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, 5 × 0 - 4 × y = 20। यानी हम कह सकते हैं 0 - 4y = 20 के आया सर, यानी -4y जो है हमारा वो 20 के बराबर है। तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, एनीवन?
वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आएगा या -5 आएगा? आप बोलोगे सर 20/-4 है ना, 20/-4। तो इसको आप काटोगे तो 5 बार में कटेगा और एक नेगेटिव का साइन है, तो आप बोलोगे सर -5 आया। तो इसका हल क्या आया? तो इसके हल को हम लिख सकते हैं क्या, 0, -5, एक्स पहले लिखा वाई बाद में लिखा, इतना लिख सकते हो। ठीक है, 0, -5। क्लियर है? चलो अब क्या करेंगे, एक हल और निकालेंगे। दो हल निकालना होता है ना। तो आप बोलोगे सर जब, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वाई को मैं 0 कर रहा हूँ। अब मैं वाई को अगर मैं 0 रख दूँ तो क्या आएगा, 5x-4 × 0 बराबर 20। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 5x का जो मान आया वो 20 के बराबर आया, यानी x का जो मान है 20/5 है, यानी 4 के बराबर आया। तो यहां से सॉल्यूशन लिख सकते हैं क्या, जो दूसरा हल आया सर हमारा, x का मान 4 और y का वैल्यू 0 आया। तो एक हल हमारा 0-5 और एक हल हमारा 4-0 आया। ठीक है, एक हल हमारा 0-5 और एक हल हमारा 4-0 आया। ठीक है, चलो तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक चार्ट बना ले रहा हूं। चार्ट आप कैसे बनाते हो, एक इस टाइप से बॉक्स बनाना, यहां पर आप x लिखोगे, पहले आप x का मान लिखोगे, यहाँ y लिखोगे। अब जब आपने x का मान 0 रखा, y का मान कितना आया था, -5 आया था। जब आपने y का मान 0 रखा था तो x का मान 4 आया था, है ना। यहाँ से दिख गया, जब x का मान मैंने 0 रखा तो y का मान -5 आया, जब y का 0 रखा तो x का मान 4 आया। अब इसको यूज करके, इस चार्ट को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, या चार्ट को नहीं भी यूज करें तो इस पॉइंट से हम लोग कर सकते हैं, 0-5 और 4-0 को रिप्रेजेंट करेंगे और अपना ग्राफ पेपर बना लेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर मैं एक ब्लैंक शीट ले रहा हूँ, इस वाले को मैं, ठीक है ये दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो एक चीज मुझे दिख रहा है, वाई में नेगेटिव है। आपको एक पॉइंट दिख रहा है कि वाई का मुझे पॉइंट दिख रहा है -5, है ना। वाई में हमें नेगेटिव भी चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस टाइप से ग्राफ को बनाओगे। मैंने एक एक्सिस खींचा और दूसरा एक्सिस कुछ ऐसे खींच दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नंबरिंग कर रहा हूँ। तो नंबरिंग करने के लिए यहाँ पर आप 0 लिखोगे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6। यहाँ पर आप लिखोगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, सभी जगह यहाँ पर तीर का निशान लगाना जरूरी है, एक्सिस है ना। आप लिखोगे सर यहाँ पर -1, -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5। यहाँ लिखोगे -1, -2, -3, -4, -5। पॉइंट खोजिए अपना, आपका कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। एक पॉइंट आपका क्या है, 0-5 है ना, एक पॉइंट है 0-5। 0-5 कहाँ पर होगा, एक्स में 0, वाई में नेगेटिव। क्या ये वाला बिंदु होगा, यस या नो? क्या ये वाला बिंदु होगा 0-5? ध्यान से देख के बताइए, क्या ये वाला बिंदु होगा 0-5? तो कुछ बच्चे कह रहे हैं यस और कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं। देखो ये वाला पॉइंट 0-5 नहीं होगा, ये वाला -5 0 है ना, एक्स में -5 है, वाई में नेगेटिव 0 है। ठीक है, तो इसको -5 0-5 मत बोलना। ठीक है, एक्स में नेगेटिव, एक्स में 0 है, वाई में -5 है, तो ये वाई का -5 है ना। तो आप बोलोगे सर ये वाला पॉइंट है 0-5। ठीक है, एक पॉइंट ये दिखा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, 4-0 है ना, 4,0, मतलब एक्स में 4, वाई में 0, एक्स में +4, तो +4 यहाँ पर दिख रहा है ना। आप बोलोगे सर ये वाला जो बिंदु है ये हमारा 4-0 है, x4 y0। इन दोनों को आप मिला दो, आपका लाइन रेडी है। ठीक है, इन दोनों को आप मिला दो, यहाँ पर तीर का निशान लगाओगे और यहाँ पर एक चीज आप लिख देना, सर ये इक्वेशन क्या था हमारा, 5x-4y = 20। यही था ना, या 4x-5y था, देख लेते हैं। 5x-4y था, ठीक है यही है, 5x-4y = 20। तो ये कर लोगे, कोई भी अगर इक्वेशन दे दिया जाए तो आप उसको ग्राफ पेपर पर बना दोगे। इतना क्लियर है?
ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिएगा अलग अलग इक्वेशन लिखकर। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम में आया है नहीं आया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 था ना। चलो, ये सारे क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है 3 बराबर 2x प्लस वाई। क्वेश्चन दिख रहा है? बड़ा कर दो, चलो बड़ा कर दिया। क्वेश्चन है 3 बराबर 2x प्लस वाई, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई बराबर 3। इसका क्या करना है? ग्राफ खींचना है, आलेख खींचना है। ठीक है, आपको पता है कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण तक सीधी लकीर होगी, सीधी रेखा होगी। तो यहां पर आप एक बार x का मान 0 करो, एक बार y का मान 0 करो, या फिर देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक बार मैं x का मान 0 कर रहा हूं। जब x का मान 0 कर रहा हूं तो y का मान कितना आएगा? 2 × 0 प्लस वाई बराबर 3। तो मुझे बताओ y का मान कितना आ रहा है? हम कह सकते हैं y बराबर 3। मतलब एक सॉल्यूशन सर 0 3 आया, मतलब 0 3 से क्रॉस करेगा ये लाइन। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर आप x का मान 0 कर दोगे, y का मान 0 करोगे, सॉरी, यहां पर अगर मुझे दिख रहा है कि अगर मैं y का मान 0 लिख दूं, तो क्या आप लिख सकते हो 2x बराबर 3 हो जाएगा सर अगर ये 0 कर दूं तो? ठीक है, इसको देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई बराबर 3। अगर मैं इसको 0 कर दूं तो x का मान 3/2 आ जाएगा, है ना? तो अगर यहाँ पर 3/2 आएगा तो फिर आपको खोजने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, 3/2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.5। लेकिन उससे बेटर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं y का मान 0 नहीं रख रहा, y का मान मैं इस बार 1 रख दे रहा हूँ। ठीक है, y का मान अगर मैं 1 रख दूं, जब y का मान अगर मैं 1 रखूं, या फिर x का मान कुछ और ले लेना, आप x का मान 1 ले लो, x का मान कुछ भी ले लो। ठीक है, या मैं y का मान 1 रखता हूं, तो आप कह सकते हो सर 2x प्लस 1 बराबर 3। यानी हम कह सकते हैं 2x का जो वैल्यू आएगा 3 - 1 के बराबर आएगा, यानी 2x का वैल्यू 2 के बराबर आएगा, यानी x का वैल्यू 1 के बराबर आएगा। ये समझ में आ रहा है कि दूसरा जो हल आया हमारा, एक बिंदु एक आया, एक एक, क्लियर है? कि एक हल हमारा 0 3 आया और एक हल बिंदु हमारा 1 1 आया। क्लियर है? आप हल कोई सा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको 0 ही पुट करना है। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 0 पुट कर देते हैं कई बार, लेकिन आप कोई सा भी दो हल ले सकते हो। ठीक है, तो ये ज्यादा आसान है 0 3 और 1 1 को रिप्रेजेंट करना, है ना? तो आप क्या करोगे, एक बिंदु सर हमें 0 3 चाहिए और एक बिंदु 1 1 चाहिए। मतलब चार्ट कुछ ऐसे बना दोगे, एक्स वाई, यहाँ पर जब आपने x को 0 रखा तो y का वैल्यू हमारा 3 आया था। जब x का मान आपने 1 रखा तो y का मान हमारा 1 आया। ठीक है, तो इस चार्ट को देखते हुए आप क्या करोगे, एक ग्राफ पेपर बनाओगे। चलो, इसको मैं, ये सारी चीज को मैं एक बार कट कर ले रहा हूँ। ठीक है, चलो, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, मैं दो ग्राफ में दो एक्सिस बना दिया। नंबरिंग करिए यहाँ पर, आप नंबरिंग करोगे तो लिखोगे सर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। इधर मैं लिख रहा हूँ -1, -2, -3, -4। यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 2 3 4। यहाँ पर लिख रहा हूँ -1, -2, -3, -4। देखो आप कितना नंबर तक लिखोगे, आप इस वाले को देख लिया करो। आपको मैक्सिमम वैल्यू 3 दिख रहा है, तो 3 से आगे आपको 1 2 लाइन लिख दो, 3 4 तक लिख दो। ठीक है, उसके आगे की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इस चार्ट को देख लेना कि आपको मैक्सिमम नंबर कितना लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, चलो, अब मुझे बिंदु दिख रहा है 0 3। 0 3 कहाँ पर होगा, मुझे यस या नो में बताइएगा। क्या ये वाला बिंदु 0 3 है? ध्यान से देख के बताना, क्या ये वाला बिंदु 0 3 है? देखो सिर्फ यस नहीं लिखना है, ध्यान से देखना भी है आपको। एक्स में 0, वाई में 3। 0 3 कहने का मतलब एक्स में 0, वाई में 3। तो ये वाला नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये 3 0 है ना? तो आप क्या करोगे, मुझे सर 0 3 चाहिए, तो ये वाला बिंदु है, एक्स में 0, वाई में 3। तो ये बिंदु हमारा 0 3 आया। दूसरा बिंदु क्या चाहिए, 1 1। तो 1 1 कहाँ पर है, एक्स में भी 1, वाई में भी 1।
क्या ये वाला बिंदु है? आप बोलोगे सर यहाँ पर पॉइंट है हमारा 1 1, ठीक है, पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया 1 1, ठीक है। इस वाले बिंदु को आप बोलोगे सर एक एक, एक्स में भी एक, वाई में भी एक। अब इन दोनों लाइन को आप मिला दीजिए स्केल से, और यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका लाइन है जो आपको चाहिए। क्वेश्चन में कितना इक्वेशन लिखा हुआ था उसको आप लिखोगे 2x प्लस वाई बराबर 3, है ना। तो आप लिखोगे सर यहाँ पर क्या है, ये 2x प्लस वाई बराबर 3। छोटी छोटी चीजें आपको क्या करना है, यहाँ पर एरो का निशान बनाना है क्योंकि एक लाइन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। समझ में आया? कर लोगे? ठीक। तो अगला टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कह सकते हो ना सर, ये जो हमारा लाइन है इस पर जितने भी बिंदु होंगे, 0 3 क्या है, इस समीकरण का एक हल था। 2x प्लस वाई बराबर 3 का एक हल था 0 3, और 2x प्लस वाई बराबर 3 का एक हल था 1 1, ठीक है। तो जो भी इसके हल होंगे वो इस आलेख पर आएंगे, है ना, इस आलेख पर ही लाई करेंगे। समझ में आ रहा है कि इस लाइन पर वो बिंदु, जो भी इस बिंदु, जो भी इस समीकरण का हल होगा, वो सारे बिंदु अनंत हल होंगे ना, तो अनंत बिंदु क्या है, इनके हल हैं। ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर है कि जो भी इस समीकरण का हल होगा वो सारे हल इस लाइन पर लाई करेंगे, इस लाइन पर ही स्थित होगा, और जो हल नहीं होगा उस लाइन के बाहर स्थित होगा। तो कई बार क्वेश्चन देखो इस लैंग्वेज में भी पूछा जाता है आपसे, क्वेश्चन देखो कई बार इस लैंग्वेज में आपसे पूछा जाता है, सम बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हम कह सकते हैं सर, बिंदु 3 4 अगर इसके आलेख पर स्थित है, इसका मतलब बिंदु 3 4 जो होगा, समीकरण 3y बराबर ax बराबर 7 प्लस 7 का एक हल होगा। ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं, अगर बिंदु उस समीकरण के आलेख पर स्थित है तो उसका हल है ना, तभी स्थित होगा। अगर हल नहीं होगा तो स्थित नहीं होता उस पे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, जो भी बिंदु दे रखे हैं उसके मान आप बस इस इक्वेशन में भर देना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया था, लेकिन वहां पर ग्राफ नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। तो आप क्या करना है, इस बिंदु को देखिए 3 4 को, और इसको देखकर आप बोलोगे सर यहाँ से दिख रहा है मुझे x का मान 3 और y का मान 4, ठीक है। 3 4 बस इस वाले में पुट कर दीजिए, a का मान आ जाएगा 3y बराबर ax प्लस 7। यहाँ पर आप y का मान 4 डालिए, 3 इंटू 4 बराबर a इंटू एक्स का मान 3 प्लस 7, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं सर 12 बराबर 3a 3a प्लस 7, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं सर 12 माइनस 7 बराबर 3a, यानी 5 बराबर 3a, यानी हम कह सकते हैं सर a का मान 5/3 आएगा। बताइए, ये क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो कर लोगे। चलो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि बिंदु 1, समीकरण 5x माइनस के वाई बराबर 8 के आलेख पर स्थित है, के आलेख पर स्थित है, ठीक है। तो के का मान बताइए। तो आप बोलोगे सर अगर बिंदु 1 - 3 इस वाले समीकरण के आलेख पर स्थित है, इसका कहने का मतलब यही है कि बिंदु 1 - 3, आप लिख सकते हो बिंदु 1 - 3 समीकरण 5x माइनस के वाई बराबर 8 का क्या होगा, का एक हल होगा। ऐसा लिख सकते हैं, का एक हल होगा, अगर उस पे स्थित है तो इसका एक हल होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान 1 और y का मान -3 यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर x का मान 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, x का मान 1 पुट कर दिया माइनस के, y का मान यहाँ पर रखोगे -3 बराबर 8। आगे सॉल्व करें तो 5 प्लस 3 के, यहाँ पर आपको पता है कि ये माइनस और माइनस जब गुना होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर +3 के
बराबर 8, यानी हम कह सकते हैं सर 3k का जो मान होगा वो 8 माइनस 5 होगा, यानी 3k का जो मान आया वो 3 के बराबर आया, यानी k का जो वैल्यू है वो 3/3 यानी 1 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं सर k का वैल्यू 1 होगा। -3/3 कैसे आ रहा है? नहीं, -3 नहीं आएगा, ये दोनों माइनस माइनस मिलकर के पॉजिटिव हो गया ना, ये माइनस माइनस मिलकर के पॉजिटिव हो गया, ठीक है। 5 उधर गया, नेगेटिव हो गया, तो 8 में से 5 घटाओगे तो पॉजिटिव ही तो मिल रहा है 3, 3/3 यानी 1, तो के का मान 1 आया। तो हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कर लोगे, ठीक है। तो देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे। एक बार जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं सभी को प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद से अगर सॉल्व हो जाएगा तो आप कर लोगे एग्जाम में, ठीक है। तो जितने भी टाइप के कराए हर टाइप के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अभी बताइए अगला चैप्टर की तरफ बढ़े। मैंने बताया था कि इसके बाद हम लोग लाइन्स एंड एंगल पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6, लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। देखिए यहाँ पर लाइन्स एंड एंगल्स में क्या क्या चीज, बेसिक चीजें, काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कोण के बारे में, कोण क्या होता है? अगर मैं कहूँ हमारे पास एक बिंदु है, एक पॉइंट है, यहां से अगर मैं दो किरण निकालूं, एक रे ऐसे और एक रो ऐसे, तो इनके बीच का जो झुकाव है, ये जो इंक्लिनेशन है, ये जो झुकाव है, इसे ही हम लोग एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, यानी इसको हम लोग कोण कहते हैं, ठीक है। या कह सकते हो सर अगर कभी भी दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, अगर दो लाइन एक दूसरे को काटती है, तो यहाँ पर कुछ कोण हमें बनते हुए दिखते हैं, एक कोण ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, तो 4 कोण बनते हुए यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, ठीक है। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोणों के मेजरमेंट के आधार पर, उनके माप के आधार पर कोण काफी प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कोई कोण है जिसका मान 90 डिग्री से कम है, सबसे पहले मुझे बताओ अगर मैं ऐसे बनाऊं, अगर मैं ऐसे बनाऊं और यहां पर मैं एक सिंबल ऐसे लगा दूं, तो इस कोण का मेजरमेंट कोई बता सकते हो क्या? किसका वैल्यू कितना है? इस कोण का वैल्यू कितना है, कोई बता सकते हो? 90। तो अकदास के नाम से बच्चों आप करो 90 डिग्री, तो इसे हम लोग कहते हैं समकोण, ठीक है, राइट एंगल कहते हैं इसे, समकोण, ठीक है। अगर कोई कोण ऐसा हो, अगर मैं ये बेस को, जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये वाला जो है हमारा सर, ये हमारा बीसी था और इसको मैं ए लिख दे रहा हूँ, तो बीसी को मैं फिर से यहाँ पर बना रहा हूँ, समझिएगा, बीसी को मैं फिर से बना रहा हूँ, और दूसरे वाले लाइन को मैं थोड़ा सा इसको झुका दिया, जो हमारा ये जो बी ए था ना, ये जो हमारा बी ए था, ये हमारा अभी 90 डिग्री पे है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं ऐसे, ठीक है, इसको कम कर दूं, है ना, ये कम हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो ये 90 डिग्री है ना, इसको मैं कम कर रहा हूँ इस तरफ, ठीक है, तो ये झुकाव कम हो गया। तो आप बोलोगे सर ये कोण, अगर जो भी कोण 90 डिग्री से कम हो, ये दिख रहा है ना कि आपको 90 डिग्री से कम है, ये क्या लेस देन 90 डिग्री है, 60 डिग्री हो सकता है, 50 डिग्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये न्यून कोण है सर, इसको क्या कहते हैं? न्यून कोण। समझ में आया? इसको न्यून कोण कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल, ठीक। अब इसको मैं फिर से नाम दे रहा हूँ एबीसी, ठीक है, चलो। अब फिर से मैं बीसी को बना रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बीसी को बनाया। अब आपको पता है कि अगर मैं कोई लाइन ऐसे बनाऊं तो अभी किस पोजीशन में ये 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है रेड लाइन और ब्लू लाइन के बीच में। अगर मैं इधर लेके जाऊं तो ये 90 डिग्री से कम हो जाएगा, अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। तो इस वाले कोण को क्या कहेंगे? इस वाले कोण को बोलेंगे सर ये क्या हो गया? ये हो सकता है सर 120 डिग्री हो, 90 डिग्री से अधिक है, 150 डिग्री है ना, 170 डिग्री है, कुछ भी है। तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्स लिख रहा हूं तो आप कह सकते हो सर ये एक्स जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। इसमें मैं बोल रहा हूं, अगर मान लो इसको मैं एक्स लिख रहा हूं तो आप बोलोगे सर ये जो एक्स है वो 90 डिग्री से कम है और ये जो एक्स है ये 90 डिग्री से अधिक है। तो ये तीन तरह के समझ में आ गया। चलो अब अगर मैं कह रहा हूं कि एक बीसी में फिर से यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, मैं बीसी फिर से यहां पर बना दूँ, लिख दे रहा हूं बीसी, ठीक है।
अब मुझे बताओ, यहां पर मैं अगर ऐसे बनाऊं तो ये जो लाइन अभी दिख रहा है, रेड लाइन और ब्लू लाइन, ये आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री। अभी कर दिया 90 डिग्री, ये न्यून कोण है, ठीक है। अभी समकोण हो गया, ये समकोण दिख रहा है, ठीक है। ये अधिक कोण हो गया अभी। और अगर मैं इसको रोटेट करके एकदम सीधा लाइन बना दूं, ये एकदम सीधी लाइन बन गई। तो अगर ये सीधा लाइन बन गया तो इसको आप कहोगे सर ये रिजु कोण है या स्ट्रेट एंगल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ए को ले आया तो ये इसका मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको रिजु कोण कहते हैं या फिर इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया कि रिजु कोण का मान 180 डिग्री होता है, समझ में आया। यहां पर इंपॉर्टेंट है, अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं और इसके विपरीत दिशा में एक लाइन ऐसे और बना दूं, और मैं आपसे पूछूं कि यहां पर मुझे बताइए इस पॉइंट पर ये जो कोण बन रहा है ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये पूरा। तो ये बोलोगे सर पूरा कोण ये हमारा 180 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा 180 डिग्री है, समझ में आया। अब एक चीज होता है हमारा संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण क्या होगा, अगर मैं एक लाइन ऐसे बनाऊं, मैं बीसी को ऐसे बना दिया, समझिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कह रहा हूं बीसी हमारा कुछ ऐसे है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं एक लाइन और मैं ऐसे लिया, ठीक है। अब इसको मैं क्या कहता हूं, इसको रोटेट कर, ठीक, समझिए। अगर मैं ये पॉइंट को ऐसे ले रहा हूं तो ये हमें दिख रहा है 90 डिग्री। अब मैं इसको रोटेट किया, अभी आपको दिख रहा है सर 180 डिग्री है। इसको मैं पूरा रोटेट करके इसी के ऊपर ले आया ऐसे, ठीक है। क्या किया, यहां से स्टार्ट किया और एक पूरा रोटेशन दिया इसको, ठीक है। एक पूरा इसका घूम गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो कोण हमें दिख रहे हैं, ये वाला कोण इन दोनों के बीच, यहाँ पर फिर से ए आ गया है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ ये दोनों एक ही के ऊपर एक स्थित है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री के बराबर होता है, पूरा कोण ये होता है 360 डिग्री। ये कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये समझ में आ रहा है, अगर मैं इसको कहते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण समझ में आ गया 360 डिग्री क्या होता है। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल या प्रतिवर्ती कोण वह कोण होता है, इसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से छोटा हो। 180 से ज्यादा और 360 डिग्री से कम कैसा दिखेगा। अगर मैं कह रहा हूं ये हमारा बीसी लाइन, ठीक है, ये वाला हमारा बीसी लाइन। अगर मैं एक लाइन और ले लूं ब्लू रेड कलर का, आप बोलोगे सर अभी क्या है, न्यून कोण है, ये 90 डिग्री हो गया, ये अधिक कोण हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। क्या लाल और ब्लू के बीच में अभी 180 डिग्री दिख रहा है। अगर मैं इसको यहां पर कुछ छोड़ दूं ऐसे, ठीक है, इस वाले की अगर मैं मेजरमेंट आपसे पूछूं तो ये हमें कोण जो दिख रहा है 180 से अधिक है और 360 से कम है। तो ये वाले को कहता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहता है, रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण। तो ये समझ में आया कि प्रतिवर्ती कोण क्या होगा, 180 से अधिक और 360 से कम, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे पास एक कोण में बना दूं 40 डिग्री और इसको मैं लिख रहा हूं एबीसी। आपको पता है इस कोण का नाम कैसे लिखते हैं, एंगल एबीसी लिखते हैं, नाम करने आता है कोण एबीसी, है ना, इस कोण की बात की जा रही है। अगर मैं बोलूं एंगल एबीसी का मान बताइए, तब तो आप बोलोगे सर 40 डिग्री होगा। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि प्रतिवर्ती कोण एंगल एबीसी बताइए, रिफ्लेक्स एंगल एबीसी बताइए। तो जब भी रिफ्लेक्स लग जाए तो आपको कुछ नहीं करना, 360 डिग्री में से घटा देना है। क्या करना है, 360 डिग्री में से घटा देना है। तो प्रतिवर्ती कोण अगर एबीसी पूछा जाए तो आप कहोगे सर कौन सा मान पूछा जा रहा है, ये वाला मान पूछा जा रहा है। तो ये वाला मान कितना होगा, आप बोलते हो सर ये पूरा जो होता है ये पूरा 360 डिग्री होगा, उसमें से इतना 40 है, तो ये वाला भाग कितना होगा, 360 डिग्री में से 40 घटा दीजिए, आपको कितना मिलेगा, 320 डिग्री। तो हम कह सकते हैं सर प्रतिवर्ती कोण कितना होगा, 320 डिग्री। ये क्लियर है, ये समझ में आया। प्रतिवर्ती कोण पूछ लेगा तो कैसे करोगे आप, मुझे इस कोण का प्रतिवर्ती कोण बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला जो कोण है हमारा 110 डिग्री है, तो इसका प्रतिवर्ती कोण मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे, इस वाले कोण का मान
अगर मैं बोल रहा हूँ पी क्यू आर और मैं बोल रहा हूँ प्रतिवर्ती पी क्यू आर बताइए, रिफ्लेक्स एंगल पी क्यू आर, तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री में से पी क्यू आर को घटा दो, 110 को घटा दो, क्या मिल रहा है? 0, 5 और 2, 250 मिल रहा है क्या? 250 डिग्री। ये समझ में आया प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? चलो ठीक है, चलो ठीक है। अभी एक चीज होता है समद्विभाजक, मतलब किसी भी कोण समद्विभाजक, किसी भी कोण को अगर मैं बाइसेक्ट करूं, मतलब दो बराबर भागों में बांटना, मैं लिख दे रहा हूं समद्विभाजक या बाइसेक्टर, इसका क्या कंसेप्ट है, इसको हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक कोई वैल्यू है एक्स, या मैं कह रहा हूं चलो 20 रुपए है, अगर मैं इसको दो बराबर हिस्सों में बांटूं, तो क्या मैं कह सकता हूं जो पहला हिस्सा आएगा सर ये 20/2 आएगा, और जो दूसरा हिस्सा आएगा ये भी 20/2 आएगा, दो बराबर हिस्सों में बांटना है तो पहला जो मान आएगा ये भी 10 आएगा और ये भी मान 10 आएगा, दोनों ही 10-10 रुपए आ जाएंगे। ये क्लियर है? अगर मैं कह रहा हूँ एक क्वांटिटी हमारे पास एक्स है, इसको दो बराबर हिस्सों में बांटना है, तो पहला वाला हिस्सा x/2 होगा क्या, और दूसरा वाला भी हिस्सा y/2 होगा, सॉरी x/2 होगा, दोनों ही x/2 हो जाएंगे। ठीक है, x को दो बराबर हिस्सों में बांटने का मतलब दोनों ही x/2 हो जाएगा, दोनों ही x का आधा हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग कैसे यूज करते हैं, समद्विभाजक को कैसे यूज करेंगे? जैसे मैं कह रहा हूं हमारे पास एक कोण है एंगल ए बी सी, इसका मैं नाम दे रहा हूं एंगल ए बी सी, और मैं कह रहा हूं इसका एक मैंने कोण समद्विभाजक बनाया, एंगल बाइसेक्टर बनाया। अच्छा जो ही बच्चे का माइक ऑन है या कैमरा ऑन है, कैमरा बंद करिए। चलिए, एक कोण समद्विभाजक है और इसका नाम मैं दे रहा हूं बी डी। ठीक है, इसका नाम मैं बी डी दे रहा हूं। अगर ये समद्विभाजक है तो इसका मतलब ये दोनों कोण का मान बराबर बराबर होगा, इन दोनों कोण का मान बराबर होगा। अगर मैं कह रहा हूँ ये एक्स है तो यह भी एक्स होगा। ये समझ में आ रहा है? दोनों का मान बराबर होगा क्योंकि एक समद्विभाजक है, दो बराबर हिस्से में बांट रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ ये वाला 40 डिग्री है तो नीचे कितना होगा? आप बोलोगे सर यह भी 40 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर बराबर है। समद्विभाजक क्या करता है? दोनों कोणों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है। तो मैं क्या यहाँ पर मैं इस कोण को लिखना चाहूं, इसका नाम क्या है? इस कोण को नाम आप क्या लिखोगे? एंगल ए बी डी लिखोगे क्या? एक्स को आप एंगल ए बी डी लिखते हो। ठीक है, अगर मैं इस वाले कोण को नाम देना चाहूं तो इसको आप लिख सकते हो एंगल डीबीसी। ये नाम देने में कोई कंफ्यूजन तो बताइए। डीबीसी लिखेंगे, डी से स्टार्ट करेंगे, डी से बी पर आए, बी से सी पर गए। ठीक है, डीबीसी लिखोगे। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि ये दोनों कोण सर बराबर बराबर है? अगर ये समद्विभाजक है तो हम लिख सकते हैं कोण ए बी डी और कोण डी बी सी दोनों ही बराबर होंगे। कोण ए बी डी और कोण डी बी सी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और ये दोनों ही कितने के बराबर होंगे? इन दोनों को मैं लिख सकता हूं क्या कोण ए बी सी का आधा हो जाएगा, कोण ए बी सी का आधा होगा, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, इस वाले कोण को, यहां देखिएगा, ये जो बड़ा सा कोण है इस बड़े से कोण का समद्विभाजक है ना, इस बड़े से कोण को दो हिस्सों में बांटा गया, तो एक हिस्सा ये वाला हुआ और एक हिस्सा ये हुआ, तो ये दोनों बराबर बराबर हिस्से में बट गए ना, तो आप बोलोगे सर एंगल बड़े वाले कोण का आधा होगा। तो अगर पूरा कोण को मैं मान दे रहा हूं कि ये हमारा 80 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 40 डिग्री हो जाएगा और ये 40 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, अब अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन और बताओ। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं एक कोण में ऐसे बना दिया एंगल पी क्यू आर, और यहां से मैं एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं कुछ ऐसे, और यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं कि समद्विभाजक है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं कि समद्विभाजक है। अगर मैं कह रहा हूं एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर का जो मान है वो मैं आपको दे रहा हूं 80 डिग्री। ठीक है, एंगल एस क्यू आर का मान अगर है 30 डिग्री, तो आप बता सकते हो क्या कि एंगल पी क्यू एस का मान कितना होगा? एंगल पी क्यू एस का मान कितना होगा? वेरी गुड। आप बोलोगे सर ये पी क्यू आर 80 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ?
ये पूरा जो एंगल है पी क्यू आर ये 80 डिग्री है, जिसमें से एस क्यू आर का मान अगर बोल रहे हो सर ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाला जो कोण होगा, इसको मैं अभी कह रहा हूँ, ये वाला कोण का जो मान पी क्यू एस है ना, तो ये बोलोगे सर इस वाले में से इस वाले को घटा दोगे तो मिल जाएगा। मतलब कह सकते हैं 80 डिग्री में से 30 डिग्री आप घटा दोगे, आपको 50 डिग्री मिल जाएगा। ये समझ में आया? ठीक है, तो एक कंसेप्ट, कुछ बोल रहे हो क्या एनीवन? तो एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं, पूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल को पूरक कोण कहते हैं, हमेशा जोड़ा में होगा, दो कोण का जोड़ा होगा। कोई भी दो कोण हमारे पास ऐसे हैं जिनको जोड़ने पर अगर 90 डिग्री मिल रहा है, कोई दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं एक दूसरे का। अगर मैं कह रहा हूँ एक कोण हमारा 30 डिग्री है, दूसरा कोण 60 डिग्री है, इनको जोड़कर देखो क्या 90 डिग्री मिल रहा है, तो हम कहेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ने पर 90 मिल रहा है, तो 30 का पूरक 60 डिग्री होगा और 60 का पूरक 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये समझ में आया? तो मुझे बताइए कि 20 डिग्री का पूरक कोण कौन सा होगा? तो आप 20 डिग्री का अगर पूरक निकालना है, तो 90 में से 20 को घटा दीजिए, 90 में से 20 को घटा दीजिए, आपको 70 डिग्री मिल जाएगा। तो जिसका भी पूरक निकालना है उसमें से आपको उस एंगल को घटा देना है। अगर मैं बोलूं कि आपको बताना है 15 डिग्री का पूरक को, 15 का पूरक बताना है, तो आप क्या करोगे, 90 में से 15 को घटा दोगे, कितना मिल रहा है आपको, मिलेगा 75, है ना, 75 डिग्री। तो 15 डिग्री और 75 डिग्री क्या है, एक दूसरे का पूरक कोण। समझ में आया? ये समझ में आ, 40 कैसे है, काफी बच्चे 40 लिख रहे हो, 40 क्या आ रहा है, 40 कैसे आ रहा है? ठीक है, तो पूरक का क्या होगा हमेशा, अगर एक्स दे रहा हूं तो आप 90 माइनस एक्स कर देंगे, सर इसका पूरक होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 मिलेगा। चलो, अगर मैं कहता हूँ 1 डिग्री, एक कोण मैं लिख रहा हूँ 50 डिग्री, एक मैं लिख रहा हूँ 30 डिग्री, क्या ये दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है? ये 15 है वो, ठीक है कोई बात नहीं। क्या ये दोनों पूरक है, 50 और 30? नहीं, आप बोलोगे सर नो, क्योंकि इसको जोड़ने पर 80 मिल रहा है, तो ये पूरक नहीं होगा। ठीक है, चलिए, समपूरक क्या होता है? समपूरक ऐसा कोई दो कोण होता है, कोई दो कोणों का योग होता है, मतलब दो कोणों का जोड़ा होता है, जिनको जोड़ने पर कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। अगर कोई दो कोण का योग 180 है तो उन्हें हम समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। तो एक कोण अगर मैं कह रहा हूँ 20 डिग्री और एक कोण मैं कह रहा हूँ 160 डिग्री, क्या ये दोनों समपूरक हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 मिल जाएगा, तो ये समपूरक कोण है। ठीक है, एक कोण मैं लिख रहा हूँ 50 डिग्री और एक कोण मैं लिख रहा हूँ 110 डिग्री, क्या ये दोनों समपूरक है? तो बोलोगे सर इन दोनों को जोड़ने पर 160 मिल रहा है, ये दोनों समपूरक नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूँ एक कोण मैं दे रहा हूँ 30 डिग्री, इसका समपूरक कोण बताइए, इसका समपूरक कोण कैसे निकालेंगे, इसका समपूरक कोण कैसे निकालोगे? तो 180 में से घटा देंगे, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री करोगे, तो यहां से आपका मिलेगा 150 डिग्री। तो पूरक कोण समझ में आया, समपूरक कोण समझ में आया? नो, रिहान के नाम से 150, है ना। चलो, तो कोई भी दो कोण, क्वेश्चन देखो हर एक चीज से क्वेश्चन आ सकता है, बोला जा सकता है यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो कैसा कोण होगा, तो आपका आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण। दो कोणों का योग 180 है तो समपूरक कोण। ठीक है, चलिए, अगर मैं बनाऊं एक कोण 55 डिग्री, एक कोण मैं बना रहा हूं 55 डिग्री का, तो 55 डिग्री का मुझे पूरक कोण बताइए और मुझे इसका समपूरक कोण बताइए, दोनों ही बताना है। 55 डिग्री का पूरक क्या होगा और 55 डिग्री का समपूरक क्या होगा? पहले पूरक बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या करोगे, 90 में से 50 डिग्री 55 को घटाओगे, कितना मिल रहा है, 35 डिग्री, है ना। आप बोलोगे सर 35 डिग्री आ जाएगा। समपूरक के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में से 55 को घटा देंगे। ठीक है, तो 180 में से 55 को घटाइए, कितना मिलेगा, 125 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, अगर इतना क्लियर है तो इतना ही तक रखते हैं आज की क्लास। इसके आगे
अगले क्लास में करते हैं जो भी कंसेप्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है नहीं अब, है ना। कुछ भी नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो वो खत्म नहीं हो पाएगा। चलो।